हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला। और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। इससे पहले अपने वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्लेटो की जस्टिस थ्योरी को। और आज हम बात करेंगे प्लेटो के आइडियल स्टेट के बारे में क्या विचार थे। देखिए, सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि प्लेटो कौन थे। तो प्लेटो यूनान के एक महान दार्शनिक थे और उनका जन्म एथेंस में 427 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। प्लेटो सुकरात के स्टूडेंट रहे थे एंड अरस्तु के वो गुरु थे। उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज बहुत ही प्रमुख है। चलिए अब बात करते हैं कि प्लेटो के आइडियल स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, प्लेटो के टाइम पीरियड में यूनान में चीज़ें जो सिचुएशन थी वो सिस्टमेटिक नहीं चल रही थी, यानी कि राजनीतिक अराजकता वहाँ पर चल रही थी। तो उन्होंने उन्हीं समय की तत्कालीन यानी कि उसी समय के तत्कालीन दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने आइडियल स्टेट की एक ड्राफ्टिंग की। और जो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो सभी आने वाले समय और सभी स्थानों के लिए एक आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। प्लेटो के अनुसार बेसिकली जो स्टेट है वो ह्यूमन बीइंग की सोल का ही एक एक्सटर्नल रूप है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो राज्य है वो मनुष्य की आत्मा का ही बाहरी स्वरूप है, तथा जब यह आत्मा अपने पूर्ण रूप से बाहर प्रकट होती है तो वह राज्य का रूप ले लेती है। तो देखिए, राज्य किससे मिलकर के बना है? राज्य लोगों से मिलकर के बना है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो व्यक्तियों की जो विशेषताएं होती हैं वही विराट रूप में राज्य में आ जाती हैं। और व्यक्ति की जो चेतना होती है, व्यक्ति की जो गुण होती है, वही राज्य की चेतना का निर्माण करती है। मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्लेटो ने कहा था कि मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व होते हैं, 3 गुण कह लीजिए, 3 आदतें कह लीजिए, जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं विवेक, जिसको कि हम रीज़न, नॉलेज या विजडम कह सकते हैं। सेकंड, साहस, जिसको फिजिकल टेंडेंसी, स्पिरिट या करेज कहा जाता है। एंड थर्ड, भूख, स्पिरिचुअल टेंडेंसी या फिर एपेटाइट। देखिए, ये जो तीनों जो आदतें हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों से रिलेट होती हैं। जैसे यदि हम विवेक की बात करें तो जो रीज़न या नॉलेज कहाँ पर होता है? व्यक्ति के माइंड में, व्यक्ति के मस्तिष्क में। यदि हम साहस की बात करें तो वो कहाँ पर होता है? मनुष्य के हृदय में, यानी कि व्यक्ति के हार्ट में। और वहीं पर यदि हम भूख की बात करें तो वो व्यक्ति की बैली, यानी कि उसके पेट पे। अब देखिए, प्लेटो का कहना ये था कि मनुष्य की आत्मा में ये जो तीनों जो तत्व जो पाए जाते हैं ये राज्य में भी पाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर ही राज्य का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार व्यक्ति कोई भी कार्य करता है वो अपनी आत्मा की प्रेरणा से लेता है। यानी कि जिन लोगों के पास दिमाग ज़्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जिनमें कहीं ना कहीं जिनका जो हार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होता है वो साहसी होते हैं। और वहीं पर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि भूख भूख से, देखिए यहाँ पर मतलब है कि वो उत्पादन करना चाहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि ये तीनों जो कार्य व्यक्ति की आत्मा से प्रेरणा लेकर के निकलते हैं। तो उसी तरीके से जब हम राज्य की बात करें कि राज्य कैसे बनता है, तो उसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा से ही कहीं ना कहीं राज्य का निर्माण होता है। अब देखिए, इसी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो कैसे आइडियल स्टेट का क्रिएशन हुआ है प्लेटो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, प्लेटो का कहना था कि जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा का निर्माण भूख, साहस तथा विवेक, यानी कि एपेटाइट, करेज और रीज़न, इन तीनों से हुआ है, उसी तरीके से राज्य को बनाने में 3 फैक्टर हेल्प करते हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर हैं वो? देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर, मिलिट्री फैक्टर और फिलोसॉफिकल फैक्टर, यानी कि आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व तथा दार्शनिक तत्व। चलिए इन्हीं तत्वों को एक एक करके समझते हैं। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर की, तो ये सबसे पहले प्लेटो का कहना ये था कि जब हम आदर्श राज्य के निर्माण की बात करते हैं, जब हम आइडियल स्टेट के बनने की बात करते हैं,
तो सबसे पहले इकोनॉमिकल फैक्टर पर विचार किया जाता है, क्योंकि ये स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका मीनिंग ये आ जाता है कि मनुष्य कभी भी अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट को अकेले पूरा कर ही नहीं सकता है। जैसे कि लोगों की नीड है, लोगों को भाई शेल्टर भी चाहिए, लोगों को कपड़े भी चाहिए और लोगों को खाना भी चाहिए, और इन सब को फुलफ़िल करने के लिए उसे अदर पर्सन्स की कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और इन्हीं सबको मिला कर के ही इकोनॉमिकल फैक्टर हमारे बनते हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या करेंगे, वो एग्रीकल्चर करेंगे, खेती का काम करेंगे, जिससे क्या होगा, अनाज उत्पन्न होगा और लोगों को खाना मिलेगा। कुछ लोग क्या हैं, वस्त्र बनाएंगे, क्लॉथ, यानी कि जिससे कि लोगों को पहनने के लिए वस्त्र मिलेंगे। कुछ लोग घर बनाएंगे जिससे कि लोगों को शेल्टर मिलेगा। और जब सभी लोग इस तरीके से काम करेंगे तो जो भी वस्तुएं हैं उनका उत्पादन सरलता से हो जाता है। और प्लेटो कहते हैं कि हर वर्ग का व्यक्ति, मतलब जिसमें जो क्वालिटी हो, यानी कि जो मकान बना सकता है वो मकान बनाए, जो अनाज उगा सकता है वो अनाज उगाए, और जो व्यक्ति जिस काम को कर सकता है वो अपने वर्क से संबंधित कामों को करे। सेकंड देखिए, हम फैक्टर की बात करते हैं तो ये सेकंड फैक्टर हमारा रिलेटेड है मिलिट्री फैक्टर से, जिसमें कि ये कहा गया कि जैसे जैसे राज्य में नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो उन्हीं नीड के साथ साथ राज्य को अधिक टेरिटरी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब इसके लिए क्या होता है, एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक करता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्य के अटैक से बचने के लिए और कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरी को भी बढ़ाने के लिए हमेशा ही राज्यों को वॉर यानी कि युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और वो कब पॉसिबल है, जब राज्य के पास में जो करेजियस यानी कि जो साहसी सैनिक होंगे, जिनके पास में एक स्पिरिट हो, जिनके पास में फिजिकल टेंडेंसी हो। नेक्स्ट हम बात करें दार्शनिक तत्व। दार्शनिक यानी कि फिलोसफिकल जो जो फैक्टर है, वो देखिए, वो राज्य को बनाने का तीसरा तत्व है, और जिसका संबंध जो हम अभी सोल के जो हम तीनों हम आदतों की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर रीज़न से इसका मतलब है, यानी कि विवेक बुद्धि से है। क्योंकि जब तक रीज़न नहीं होगा तब तक क्या होगा कि किस तरीके से राज्य का संचालन हो, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देखिए, रीज़न की सहायता से ही उत्साहित सैनिक जो होंगे वो अन्याय का विनाश करेंगे। प्लेटो कहते हैं कि कहीं ना कहीं रीज़न यानी कि जो नॉलेज तो सैनिकों के पास भी होती है, किंतु पूरी तरीके से जो हम नॉलेज की बात करें, जो हम विजडम की बात करें, वो शासक के पास पाया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर प्लेटो दो तरह के गार्जियन की बात कर रहे हैं। एक तो सहायक या सैनिक संरक्षक यानी कि ऑक्सिलरी गार्जियन, और दूसरे पूर्ण या दार्शनिक संरक्षक यानी कि गार्जियन। इन तीनों ही जो हम आत्मा के तीनों गुणों की बात कर रहे हैं, इन तीनों में ही विवेक को राज्य का सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व प्लेटो बताते हैं। और उनका कहना ये था कि विवेक संपन्न जो दार्शनिक ही होगा वही राज्य का शासक यानी कि वही किंग बनाया जाएगा, और जो किंग होगा उसको विवेकशील होना चाहिए और उसको स्नेहशील होना चाहिए, ताकि वो विवेक से काम करें और लोगों के साथ में प्यार से राज्य को चला सके, लोगों को प्यार करके राज्य को चला सके। अब देखिए, बात करते हैं क्लासेस ऑफ आइडियल स्टेट, यानी कि आदर्श राज्य में कौन कौन से वर्ग होंगे। तो राज्य के निर्माण के लिए अभी हमने जिन तीन तत्वों की बात की है, तो उसी के आधार पर प्लेटो ने कामों को विशेषीकरण कर दिया है, और श्रम विभाजन करके, यानी कि जिस भी क्लास का, जिस भी ग्रुप का जो जो काम होगा, जब वो अपने अपने काम करेंगे तो उन कामों को करते हुए तीन तरह के वर्ग बताए हैं। और वो कौन कौन से हैं, देखिए, नंबर एक तो यहाँ पर बात कर रहे हैं गार्जियन या रूलर क्लास की, यानी कि संरक्षक वर्ग। तो ये कौन होगा, वही जिनके पास में तीनों गुणों में से विवेक का गुण होगा, यानी कि जिनके पास में रीज़न, नॉलेज
या विजडम होगी। और इनका मेन काम क्या होगा? इनका मेन काम ये होगा कि जो ऑक्सिलरी जो क्लास है, यानी कि हम जहाँ पर हम सैनिकों की बात कर रहे हैं और जो उत्पादक वर्ग है, इनके बीच में संतुलन को बनाए रखना और साथ ही साथ समाज का कल्याण करना। सेकंड देखिए, सेकंड क्लास की जो हम बात कर रहे हैं वो है ऑक्सिलरी क्लास या मिलिट्री क्लास या सोल्जर क्लास। ये वो क्लास है जो कि उत्साह या साहस का प्रतिनिधित्व करता है और इसका जो मेन काम होगा वो उत्पादक वर्ग की सुरक्षा करना होगा और राज्य की भूमि की रक्षा करना होगा और साथ ही साथ हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहना होगा। थर्ड हम बात कर रहे हैं क्राफ्ट्समैन या हम इकोनॉमिक क्लास यानी कि उत्पादक वर्ग। यह वर्ग वो होगा जो भूख तत्व, हमने 3 तत्वों की बात की थी, भूख, साहस तथा विवेक। तो जो भूख तत्व की पूर्ति करने वाला जो वर्ग है वो उत्पादक वर्ग कहलाएगा और इसका जो मेन फंक्शन होगा वो स्टेट की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना होगा। तो इस तरीके से हम देखें तो ये जो 3 जो आदतें हैं, यानी कि विवेक, साहस तथा भूख, उनके आधार पर कौन कौन से तत्व बने हैं और कौन कौन से वर्ग हैं, तो वो प्लेटो आइडियल स्टेट में इस तरीके से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन सी आदत की? भूख। तो भूख से कौन सा तत्व बन रहा है? आर्थिक तत्व। और कौन सा वर्ग बनेगा? उत्पादक वर्ग। सेकंड, जिनके पास में साहस या उत्साह का गुण है वो कौन सा तत्व बनाएंगे? सैनिक तत्व। और वो वर्ग क्या कहलाएगा? सैनिक वर्ग या सहायक संरक्षक वर्ग। और तीसरा, जिसके पास विवेक है वो दार्शनिक तत्व कहलाएगा और उसको शासक या पूर्ण संरक्षक वर्ग कहा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि आइडियल स्टेट में शासन किसका होगा। तो देखिए, यहाँ पर प्लेटो का कहना है कि जो रूल होगा वो फिलोसफर किंग का चलेगा, यानी कि दार्शनिक राजाओं का शासन चलेगा। प्लेटो ने कहा है कि आइडियल स्टेट तभी बन पाएगी जब उस स्टेट को चलाने वाला व्यक्ति कोई ज्ञानी होगा, नॉलेजेबल पर्सन होगा, उसमें स्वार्थ की बातें बिल्कुल नहीं होंगी, वो बहुत बुद्धिमान होगा। तो जब ऐसे व्यक्ति राज्य को चलाएंगे तभी वो हमारा जो राज्य है आइडियल स्टेट कहलाएगा। और राज्य का निर्माण करने वाले तीनों वर्गों में जो दार्शनिक शासन है उसका ही स्थान सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है, यानी कि जो फिलोसफिकल हमारा जो किंग है उसका जो स्थान है वो सबसे सुप्रीम है, क्योंकि वही राज्य के लोगों को एकता के सूत्र में बांध कर रखता है और लोगों को स्नेह करना सिखाता है, सोसाइटी के यानी कि स्टेट के वेलफेयर की बात करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिलिट्री क्लास है और जो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक क्लास की, उन दोनों के बीच में बैलेंस को बनाए रखता है। तो अब इतना सब जानने के बाद में देखिए, आइए बात करते हैं कि आइडियल स्टेट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग नंबर 1 जो जस्टिस है वो आइडियल स्टेट का प्राण है, यानी कि यदि प्राण नहीं होंगे, मतलब यदि तो क्या होगा? जीवन बेकार है, जीवन समाप्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आइडियल स्टेट में जस्टिस होना जरूरी है। सेकंड, व्यक्तियों की सभी विशेषताएं राज्य में पाई जाती हैं। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि राज्य कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की जो आदतें हैं वही राज्य की आदतें या वही उन्हीं से ही राज्य बनता है। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यक्तियों की सभी विशेषताएं राज्य में पाई जाती हैं। थर्ड, राज्य में श्रम विभाजन होना चाहिए, यानी कि ये जो पूरी तरीके से काम है, जो वर्क है वो पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। फोर्थ, आत्मा के तीनों तत्वों के आधार पर ही नागरिकों को उत्पादक, सैनिक तथा शासक वर्ग में बांटा गया है। अभी हमने बात की थी इकोनॉमिक क्लास, मिलिट्री क्लास और हमने जो गार्जियन क्लास के बारे में बताया था। और आदर्श राज्य में शासन किसका होगा? दार्शनिक राजा का शासन होगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि प्लेटो ने उस टाइम पीरियड में भी कही थी कि जो मेल और फीमेल दोनों को ही इक्वल राइट मिलेंगे। देन लास्ट में वो कहते हैं कि जो राज्य का जो हित है वो
प्रधान है, वो मेन है, वो सर्वोपरि है, और जो पर्सन्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वो राज्य के केवल एक अंग है। लेकिन देखिए, हम जानते हैं कि जब भी कोई सिद्धांत आता है तो उसकी आलोचना भी होती है, और उसी तरीके से ही प्लेटो के आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग की भी बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर ने आलोचना की है। तो देखिए क्या क्या आलोचनाएं हो सकती हैं। सबसे पहले ये कहा गया कि आदर्श राज्य की धारणा कल्पना प्रधान तथा व्यवहारिक है। सेकंड, ये जो नागरिकों का ये जो इन्होंने क्लास डिवीज़न किया है, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और इसकी कोई साइंटिफिक वैल्यू भी नहीं है। नेक्स्ट, आइडियल स्टेट में व्यक्ति को इग्नोर किया गया है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया था कि आइडियल स्टेट में स्टेट का ही हित सर्वोपरि है, व्यक्ति का नहीं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि आइडियल स्टेट में व्यक्ति की अवहेलना की गई है। उसके बाद में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लेटो के आइडियल स्टेट में जो इकोनॉमिक क्लास है उसको दासों के समान बना करके उनकी उपेक्षा की गई है। फिर ये भी कहा गया कि राज्य में अधिकारी की नियुक्तियों के बारे में कोई प्रावधान नहीं बताए गए हैं। अपराधों की दंड विधि और न्यायालय की स्थापना के लिए कुछ भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आइडियल स्टेट में नहीं किया गया है। देन जब हम बात करें रीज़न, यानी कि विवेक को इतना महत्व दिया गया है कि जो फिलोसफिकल जो हमारा किंग होगा, जो दार्शनिक शासक होगा, उसके पतन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। देन राजा को इतना सर्वगुण संपन्न बना दिया गया है कि वह जनता से परामर्श नहीं लेता, और साथ ही साथ जब उसको सर्वगुण संपन्न बना दिया गया है तो उसको अनलिमिटेड पावर भी दे दी गई हैं, जिससे कि वो निरंकुश शासन कर सकता है। तो ये सारी प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना की गई हैं। लेकिन इसके बाद में भी यदि हम इसका मूल्यांकन करें तो देखिए यही कहा जाएगा कि इन सभी आलोचनाओं के होने के बाद भी जो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का की जो थ्योरी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने अपने आइडियल स्टेट में यूनिटी को एस्टेब्लिश करने की बात की है। समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न क्लासेस को अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने कामों को परफेक्टली करते हुए किसी को एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करने के बारे में बताया है, जिससे कि समाज में एकता बनी रहती है और समाज के जो तीनों जो क्लासेस हैं उनके बीच में बैलेंस बना रहता है और एक आइडियल स्टेट एस्टेब्लिश होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको प्लेटो की आइडियल स्टेट की थ्योरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।